हेलो दोस्तों, बहुत दफा लाइफ में कुछ लोग हमें इंफीरियर फील कराने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बुरी तरह से शैटर हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ये लुइन बहुत अच्छे से जानती है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी फेवरेट लुइन की जबरदस्ती मूवी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक बाइक से हो जाता है। गाड़ी से उतरने पर लुइन को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट एक अंकल से हुआ है और अंकल बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तभी उसे बहुत बुरा फील होने लगा। लुइन अंकल से अपोलोजाइज करती है और कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो जाएगा। देखिए आपकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। मेरा ख्याल है आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। जल्दी चले, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जिस पर अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मुझे ये पार्सल डिलीवर करना है। अगर इसमें देर होगी तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिस पर लुइन कहने लगी, आपके काम से ज्यादा आपकी सेहत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अंकल लुइन को समझाते हैं कि अगर उन्होंने पार्सल डिलीवर ना किया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर लुइन कहने लगी, एक काम करते हैं, आप हॉस्पिटल चले जाएं और आपकी जगह मैं ये पार्सल डिलीवर कर दूंगी। तभी अंकल का यूनिफॉर्म पहनने के बाद लुइन उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है जो अंकल ने उसे बताई थी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर लुइन को रियलाइज होता है कि जिनके लिए ये पार्सल डिलीवर होना था वो कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के क्लास फेलोज थे, जो लुइन को इस हालत में देखकर उसे बुरी तरह से बुली करने लगे। लुइन को डिलीवरी गाय का यूनिफॉर्म पहनता देखकर उसके क्लास फेलोज कहने लगे, ये वही लड़की थी जो क्लास में किसी से बात करना पसंद भी नहीं करती थी। कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था तुम्हें। हमें तो लगा था कि तुम नासा की किसी टीम के साथ चांद पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर फूड पार्सल्स डिलीवर कर रही हो। लुइन की एक क्लास फेलो कहने लगी, रुको जरा, मैं तुम्हारी वीडियो बना लूं ताकि क्लास के उन लड़कों को दिखा सकूं जो हमेशा तुम्हारे पीछे दुम हिलाते फिरते थे। लेकिन तुमने कभी उनको घास डालना भी पसंद नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की थी। लेकिन उनकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना लुइन वहाँ से जाने लगी। तभी एन उसे रोकते हुए कहने लगी, रुको जरा, इस तरह पाँव सर पर रखकर क्यों भाग रही हो? क्या तुम हमारे सामने नर्वस फील कर रही हो? देखो जैसी भी थी तुम हमारी क्लास फेलो थी, कम से कम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठकर बातचीत ही कर लो। चलो मिलकर उस वक्त को याद करते हैं जो हमने एक साथ गुजारा था। तभी लुइन बैठ जाती है और यैन से पूछने लगी, तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? जिस पर यैन कहने लगी, देखो बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से तुमने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, इस तरह के मौसम में इस तरह की ड्यूटी करना एक बहुत टफ काम है और ऊपर से तुम्हारी हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम्हें पैसे भी बहुत कम मिलते होंगे। मैं जानती हूँ इस काम में बहुत कम पैसे हैं, वैसे तुम कितना कमा लेती हो? इस पर लुइन की एक और क्लासमेट कहती है कि महीने का 1-2 हजार युवान तो कमा ही लेती होगी, लेकिन इसमें तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के सॉक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो तुम गुजारा कैसे करती हो? लुइन कुछ कहती इससे पहले ही एन उसे टॉन्ट करते हुए कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें बस सिर्फ एक ही फायदा हो रहा है। पार्सल डिलीवर करने के बहाने तुम इस तरह की बड़ी बड़ी जगहों को देख लेती होगी। देखो ना आज तुम कितने हाई एंड होटल में मौजूद हो। अगर तुम पार्सल गर्ल ना होती तो तुम्हें कभी भी यहाँ पर घुसने की परमिशन ना मिलती। जिस पर लुइन कहने लगी, क्या ये होटल तुम्हें एक हाई एंड होटल लग रहा है? अगर तो सच में ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने अभी कुछ देखा ही नहीं। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी, कम से कम हमारे सामने सुपीरियर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी असलियत हमारे सामने है। लुइन की सभी क्लासमेट्स उसे आड़े हाथों ले रही थी। तभी यन कहने लगी, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, जिसने कभी सूरज को ना देखा हो उसे स्टार्स ही सबसे बड़े लगते हैं। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं विश करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। इतने में वहाँ पर यैन का ऑर्डर किया हुआ केक आ जाता है, जिस पर वो लुइन को बताने लगी कि आज उसकी बर्थडे है और वो सभी गर्ल्स वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। ये सुनते ही लुइन उसे बर्थडे विश करते हुए कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी इससे भी ज्यादा प्रॉस्पेरस हो, और वहाँ से जाने लगी। जिस पर यैन कहने लगी, मुझे यहाँ पर इस तरह से छोड़कर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। इस कदर बेशर्म हो तुम। मेरी बर्थडे है और मेरे साथ सेलिब्रेट करने की बजाय तुम यहाँ से जा रही हो। याद रखो, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हें बैड कमेंट दूंगी। तुम्हें पता है ना, रिव्यूज में बैड कमेंट आ जाए तो इसके बाद तुम कभी भी फूड पार्सल डिलीवर करने के काबिल नहीं रहोगी। जिस पर लुइन कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारा पार्सल टाइम पर पहुँचा दिया था, तुम क्यों मुझे बैड कमेंट देना चाहती हो? जिस पर यैन उसे बताती है, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बुरा है, तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कस्टमर तुम्हारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और तुम्हें हम्बल रहना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने आज मुझे बहुत अपसेट किया है और मैं तुम्हें जरूर बैड कमेंट दूंगी। इनको अच्छे से आइडिया था कि बैड कमेंट मिलने की वजह से अंकल की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तभी वो यैन से कहने लगी, नहीं भला मैं तुम्हें क्यों नाराज करूंगी, तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ ही टाइम में वापस आ जाऊंगी। कुछ टाइम बाद लुइन वापस आती है तो उसका गेटअप पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तभी यैन कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर लुइन बताती है, एक्चुअली मुझे कुछ ही देर में अपने पैलेस वापस जाना है। अगर तुम लोग कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो जल्दी से करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर यैन कहने लगी, तुम्हें लगता है कि सिर्फ ड्रेस चेंज करने की वजह से तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई?
अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सच तो यही है कि तुम अभी एक डिलीवरी गर्ल हो और हमारी नजरों में तुम्हारी बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ ठीक है कि तुम खूबसूरत हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के अभी भी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। इस तरह भाड़े के कपड़े पहनकर हमारे सामने आने से अगर तुम्हें लगता है कि हमारी नजरों में तुम्हारा इमेज चेंज हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, यान मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर मुझसे बातें करनी चाहिए। तुम्हें शायद आइडिया नहीं, लेकिन ये सब तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। लुइन यान की फ्रेंड को बताती है कि तुम्हें पता है कि यान तुमसे बहुत नफरत करती है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ दोस्ती रखना उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। जब भी तुम क्लास में नहीं हुआ करती थी हमेशा यान ने तुम्हारा मजाक ही उड़ाया और सबको बताया कि तुम एक बहुत ही एरोगेंट लड़की हो जिसका एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। इनफैक्ट यान तो पूरी क्लास के सामने खुलकर कहा करती थी कि अगर तुम उसके ऊपर पैसे खर्च ना करती होती तो वो कभी भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद भी ना करती। यान की क्लासमेट उससे पूछती है क्या ये सच है, जिस पर वो कहने लगी नहीं, ये सिर्फ वो पास कर रही है, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। लुइन उसे बताती है एक्चुअली इसने तो अपने फोन में तुम्हारा नाम भी मगरमच्छ के नाम पर सेव किया हुआ है और उसे लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी मगरमच्छ हो। उनकी फ्रेंड उसका फोन चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि लुइन की कही हुई बात बिल्कुल सच है। तभी वो बुरी तरह से यान के साथ लड़ने लगी। दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर यान की फ्रेंड उसे समझाती है कि देखो लुइन तुम दोनों के बीच में फूट डालना चाहती है, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। तुम जानती हो ना हम तीनों कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी लुइन उसके करीब आते हुए कहने लगी, हाँ यान तुम जानती हो ना तुम तीनों कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम्हारी दोस्ती कितनी सच्ची है। इनफैक्ट तुम्हारी ये वाली फ्रेंड तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है। लुइन उसको यान के बॉयफ्रेंड से दूर हटाती है तो सब देखते हैं कि किस तरह वो यान के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और ये देखते ही यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जल्दी पर तेल छिड़कते हुए लुइन उसे बताती है क्या तुम जानती हो जब हम कॉलेज में थे तब से ही इसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर क्रश था और ये दोनों तब से ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे किस कदर शर्म की बात है, तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे नाक के नीचे वो तुम्हारे टेबल से खाना खा रही है और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ने दी। कहूँ यान तो मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रही तुम्हें पहले किस चीज का मातम करना चाहिए, इसका कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है या फिर इस बात का कि तुम्हारे सालों की दोस्ती भी तुम्हारे साथ बेवफा निकली। तभी यान अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रही थी, तुम्हें शर्म भी नहीं आई मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर रखते हुए। तुम जैसी लड़की को तो अपनी फ्रेंड कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इसके जवाब में यान की फ्रेंड उससे कहने लगी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमसे ज्यादा साफ सुथरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम करती फिर रही हो उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर मेरा किया धरा तुम्हारे सामने आ रहा है तो जो तुमने किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हो। और साथ ही यान को उसकी कुलीग के साथ की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगी, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह तुम अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में धूल झोंक रही हो। ये सब सुनते ही यान का बॉयफ्रेंड उसे मारते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लगाया लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम्हारे लिए मैं अपनी कमाई पागलों की तरह तुम्हारे ऊपर उड़ाता रहा, लेकिन देखो उसके बदले में तुम मुझे क्या दे रही हो, सिर्फ और सिर्फ बेवफाई और धोखा। वो सब आपस में बुरी तरह से उलझ चुके थे और लड़ रहे थे। तभी सामने बैठी हुई लुइन ये सब एंजॉय करते हुए सोच रही थी, मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा सा शो प्रेजेंट करूंगी, लेकिन ये तो अच्छी खासी एक्शन मूवी बन गई। लड़ाइयों से फारिग होते ही यान लुइन के पास आती है तो लुइन उसे कहने लगी, तुम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और तुम सबने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल सके। तभी यान कहने लगी, तुम खुद को समझती क्या हो, क्या तुम अपनी औकात भूल चुकी हो, तुम एक डिलीवरी गर्ल हो, ये बात याद रखो। याद रखो अपनी फ्रेंड्स को सबक सिखाने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगी। जिस पर लुइन कहने लगी, हाँ मैं सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल हूँ, अब 100,000 मिलियन युआन को इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि मेरी वर्थ तुमसे ज्यादा होगी। तभी यान उसे कहने लगी, लुइन मैं सच कह रही हूँ, तुम एक पागल लड़की हो, तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। इसके जवाब में लुइन उसे कहने लगी, हाँ मैं एक पागल लड़की हूँ, मैं आखिरी हद तक पागल हूँ। जब तक मैं तुम जैसी लड़कियों को सबक न सिखा दूं मुझे सुकून नहीं मिलता, लेकिन मैं जब तुम जैसे लोगों का अंजाम देखती हूँ तो अपनी इस पागलपंती पर मैं बहुत फख्र करती हूँ और मैं कभी भी तुम जैसे लोगों को दूसरों को परेशान करने नहीं दूंगी। मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इस हद तक पागल हूँ कि तुम जैसे लोगों को दूसरों का जीना हराम करने की परमिशन मैं कभी भी नहीं देने वाली। नेक्स्ट सीन में लुइन घर पहुँचती है तभी उसकी आंटी कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को देखा है, ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाओ। जिस पर लुइन कहने लगी, आंटी मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आंटी आज उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तभी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं तुम्हें, तुम उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कर लो, और वैसे भी तुम्हारा मूड बनने के लिए मैं मजीद वेट नहीं कर सकती। अपनी जान छुड़ाने के लिए लुइन आंटी को बताती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर आंटी कहने लगी, ओ प्लीज बस कर दो, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं।
30 साल की हो चुकी हो लेकिन कोई भी लड़का तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक तुम किसी भी लड़के को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए बस अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैंने कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया है, तुम्हें उनके साथ डेट पर जाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा जी करे या ना करे। आखिर लुइन को अपनी आंटी के सामने हार मानना पड़ी और वो उन लड़कों से मिलने के लिए तैयार हो जाती है जिसे उसके लिए आंटी ने चूज किया था। राउंड 1 में उसके सामने मौजूद लड़का उसे बता रहा था कि मुझे अपने लिए खूबसूरत और क्वालिफाइड लड़की चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं लड़कियों को जॉब करने की परमिशन देने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत सिंपल होने वाली है, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे लिए खाना बनाना, खरीदारी करना और घर के सारे काम संभालना। इसके जवाब में लुइन कहने लगी, ये तो बिल्कुल अच्छा हो गया। अपने 16 साल मैंने कॉलेज और स्कूल में सिर्फ इसीलिए जाया किए हैं ताकि आखिर में बस तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूं। जितनी तुम्हारी शक्ल बुरी है उससे ही ज्यादा तुम्हारी सोच पुरानी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2 में लुइन के सामने मौजूद लड़का उसे बता रहा था, क्या तुम जानती हो मेरे 4 भाई हैं और मेरे 4 ही चाचू भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के भी 5 बेटे हों। हो सकता है तुम्हारी आंटी ने तुम्हें ना बताया हो, लेकिन हम लोग खानदानी जागीरदार हैं, इसलिए ज्यादा बेटे होना जरूरी है। जिस पर लुइन कहने लगी, देखो जरा, 5 नमूनों को जन्म देने की बजाय तुम्हारी मॉम अगर एक ही ढंग का बेटा पैदा कर लेती तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेटर रहता। जिस पर वो लड़का नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी लुइन की आंटी उसे डांटते हुए कहने लगी, लुइन तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम में इतनी अकड़ किस बात की है। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर मैं कितनी परेशान हूँ? आखिर कब तक तुम इस तरह से प्रपोजल्स को रिजेक्ट करती रहोगी? तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारे लिए इन सूटेबल मैचेस को मैंने कितनी मुश्किलों से ढूंढा है, लेकिन शायद तुम्हें मेरा बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं। मुझे क्या लगता है कोई शहजादा तुम्हारे लिए आएगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिर क्या कमी थी उन लड़कों में जो तुमने इतनी बेतरसी के साथ उन्हें रिजेक्ट कर दिया? जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, आंटी मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए उन जैसे सड़े हुए फूलों को चूज किया। क्या मेरे लिए वैसा प्रपोजल नहीं देख सकती थी जैसा आप अपनी बेटी के लिए देख चुकी थी? इसके जवाब में आंटी कहने लगी, देखो मेरी बेटी का तो नाम भी मत लेना, वो एक अच्छा प्रपोजल डिजर्व करती थी। तुमने देखा उसकी फिगर कितनी अच्छी है और वो किस कदर खूबसूरत लड़की है। ऐसे भी हर इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। जो तुम डिजर्व करती हो, तुम्हारे सामने भी वैसे ही प्रपोजल मौजूद थे, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा रखा हुआ है। लुइन कहने लगी, आपकी बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का चूज करूंगी और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सीन में लुइन अपने बॉयफ्रेंड जुटैंग के साथ मौजूद थी। तभी जुटैंग उसको वो गिफ्ट दिखाता है जो वो उसके लिए लाया था और वो सच में लुइन को बहुत अच्छे लगे थे। लुइन जुटैंग को आज होने वाली फैमिली गैदरिंग के बारे में बताती है। तभी जुटैंग कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? एक्चुअली मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। जिस पर लुइन कहने लगी, क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? तुम जानते हो ना कि लड़कों के लिए ये सब करना बहुत आसान नहीं होता। तुम एक एम्बिशियस इंसान हो और तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। मेरी फैमिली से मिलना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो कभी भी हो सकता है। मेरा ख्याल है आज तुम्हें अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। लुइन फैमिली गैदरिंग के लिए पहुंची है। तभी वो अपनी आंटी को कहते हुए सुनती है, क्या तुम लोग जानते हो लुइन पूरे 30 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक सिंगल है। एक तो वो खुद किसी को पसंद नहीं आती और अगर किसी को पसंद आ भी जाए तो उसके इतने नखरे हैं कि तौबा तौबा। तुम सबको बता रही हूँ, अगर उसकी यही हालत रही तो वो सारी जिंदगी सिंगल रहेगी। लुइन अंदर आती है। तभी उसकी कजन लुइस से कहने लगी, लुइन तुम्हारा मसला क्या है? मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे मैचेस देखे, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। मुझे देखो, मैं 25 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, लेकिन सच कहूँ तुम्हारी तो मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है और ना तुम किसी को पसंद आती हो। अपनी मॉम के कहने पर मैंने शादी कर ली और देखो आज मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है। तभी लुइन कहने लगी, हाँ तुम्हारा फ्यूचर तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया है, इतना ब्राइट कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते ही हमारे आंखें छूंदी आ जाती हैं। तभी आंटी कहने लगी, मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चूज किया है जिसके महीने की तनख्वाह लाखों में है। लेकिन लुइन तुम्हारी जो एज हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहेगा। इसलिए मेरी मानो अमीर गरीब छोड़ो, किसी भी लड़के से शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सिंगल ही मर जाना पड़े। तभी वहाँ पर जुटैंग की एंट्री होती है, जो आते ही कहने लगा, मेरे होते हुए लुइन को अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी जुटैंग से पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर वो बताता है कि मैं लुइन का बॉयफ्रेंड हूँ। जुटैंग का इस तरह आना लुइन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो उसे कहने लगी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो। आंटी लुइन से कहने लगी, अगर तुमने अपने लिए इस तरह का लड़का ही चूज करना था तो कम से कम मुझे पहले बता देती। जो प्रपोजल्स मैंने तुम्हारे लिए देखे थे वो भी ले देकर बस ऐसे ही थे। तभी लुइन कहने लगी, आंटी प्लीज, आपका तो टेस्ट ही खराब हो गया है। एक हैंडसम इंसान और एक पिग में क्या डिफरेंस है आपको शायद पता ही नहीं। लू जुटैंग से पूछती है कि तुम महीने का कितना कमा लेते हो? जिस पर जुटैंग उसे बताता है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कभी ज्यादा और कभी कम।
तभी लू उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम भी लुइन की तरह एक डिलीवरी गाय हो, जितना तुम तेज भाग लो उतना ज्यादा कमा लेते होगे। वैसे तुम्हारे भागने की स्पीड तो बहुत अच्छी रही होगी, है ना? तभी आंटी कहने लगी, या फिर शायद ये डिलीवरी करने के लिए स्कूटर इस्तेमाल करता हो, लेकिन प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास एक स्कूटर भी नहीं है। वो सब मिलकर जुटैंग का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तभी लू के हस्बैंड सबको बताते हैं कि क्या तुम लोग जानते हो, मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी कार खरीदी है। इतनी अच्छी कार कि तुम लोग देखते ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने वाले हो। जिस पर आंटी पूछती है कि क्या बाहर जो पोर्श खड़ी है वो तुमने खरीदी है। लू के हस्बैंड को अच्छे से आइडिया था कि बाहर खड़ी पोर्श उसकी नहीं है, लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो कहने लगा कि हाँ हाँ वही मैंने खरीदी है, क्या तुम्हें वो अच्छी लगी? इतने में वहाँ पर होटल मैनेजर आती है, जो आते ही पूछने लगी कि बाहर खड़ी फौज किसकी है। एक्चुअली वो अच्छे से पार्क नहीं हुई और बाकी गाड़ियों को मसला हो रहा है, इसलिए प्लीज वो जिसकी भी है बाहर आकर उसे वहाँ से हटा लें। तभी जुटैंग उसको बताता है कि वो पोर्श एक्चुअली लू के हस्बैंड की है। मैनेजर लू के हस्बैंड को गाड़ी वहाँ से हटाने के लिए कहती है। तभी वो कहने लगा, भला मैं अपनी गाड़ी वहाँ से क्यों हटाऊंगा, और किसी की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की। मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है तो भला इसके लिए थोड़ी ना खरीदी है कि किसी के कहने पर भी उसे आगे पीछे करता रहूं। जिसको मसला है अपनी गाड़ी वहाँ से हटा ले। मेरी गाड़ी से इशू हो रहा है, उसे शायद आइडिया नहीं कि मेरी गाड़ी की वर्थ क्या है। तभी जुटैंग कहने लगा, तुम अपनी गाड़ी इसलिए वहाँ से नहीं हटाना चाहते क्योंकि वो गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं। ये सुनते ही आंटी को बहुत गुस्सा आने लगा और वो जुटैंग से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है अगर वो गाड़ी मेरे सन इन लॉ की रही तो तुम्हारे ख्याल में क्या वो गाड़ी तुम्हारी है? और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो गाड़ी मेरे सन इन लॉ की ना हो? अभी उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा है कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है। जुटैंग कहने लगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्चुअली वो गाड़ी खरीदी तो मैंने ही थी, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि लुइन के लिए। इस पर आंटी कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे सामने इस तरह के बड़े बड़े शापर फाड़ोगे और हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, ऐसे जैसे मुझे तो तुम्हारी रियलिटी पता ही ना हो। एक डिलीवरी गाय होकर तुम इतनी बड़ी गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकते हो? जिस पर जुटैंग कहने लगा, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन रियलिटी यही है कि वो गाड़ी मैंने खरीदी थी और लुइन के लिए खरीदी थी। लेकिन आंटी को अभी तक जुटैंग की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी तक जुटैंग को एक डिलीवरी गाय समझ रही थी। तभी वो कहने लगी, अगर ऐसा है तो मेरे साथ नीचे चलो, नीचे चलकर देखते हैं कि वो गाड़ी किसकी है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनते ही लू के हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो अम्मा, वो क्या जरूरत है इस तरह से डिनर छोड़कर सिर्फ इसके कहने पर नीचे जाने की। मुझे लगता है कि इस तरह के गरीब इंसान के पीछे आपको खुद को ख्वार नहीं करना चाहिए। लेकिन मॉम कहाँ उसकी सुनने वाली थी। तभी कहने लगी कि नहीं मेरे साथ नीचे चलो, मैं भी इसको बताऊं मेरा सन इन लॉ किस कदर अमीर इंसान है। ना चाहते हुए भी लू के हस्बैंड को उन सब के साथ नीचे आना पड़ा। नीचे आते ही जुटैंग अपने हाथ में मौजूद कीज के साथ गाड़ी खोल लेता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। लू और उसकी मॉम को यकीन हो चुका था कि जुटैंग की ये बात कि ये गाड़ी उसने लुइन के लिए खरीदी थी बिल्कुल सही है। तभी वो लू के हस्बैंड से पूछने लगे कि तुमने झूठ क्यों बोला था। लू की मॉम को उसके हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी, तुम एक बहुत ही धोखेबाज इंसान हो, तुमने हमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और हमें झूठ बताया कि तुम एक मिलियनेयर हो। जुटैंग उन्हें बताता है कि ये सिर्फ ना गरीब है बल्कि ये वांटेड भी है, पुलिस इसको ढूंढ रही है और अगर उन्हें पता चला कि ये यहाँ पर है तो इनके साथ आप भी मुश्किल में फंस सकती है। ये सुनते ही मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा रही हैं। तभी जुटैंग के कहने पर उसके गार्ड्स लू के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेते हैं। लू का हस्बैंड गार्ड्स के साथ वहाँ से जा चुका था। तभी मॉम लुइन से कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जुटैंग से भी माफी मांगती हैं और कहने लगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होगे। एक्चुअली मैं तुम्हें एक गरीब इंसान समझ रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि किसी का अमीर या गरीब होना जरूरी नहीं होता, हमारा कैरेक्टर ज्यादा मैटर करता है। मॉम लुइन से कहने लगी, प्लीज बेटा तुम लू को माफ कर दो, तुम जानती हो तुम्हारी बहनों जैसी है। एक्चुअली हम लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे। तभी लुइन कहने लगी कि उसके दिल में लू को लेकर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लुइन मॉम को बताती है, मैं जानती हूँ कि अब लू सिंगल है और आप उसके लिए कोई मैच ढूंढना चाहेंगी। जब भी मॉम कहने लगी कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं सच में लू को लेकर परेशान होने लगी हूँ। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा जी पाऊंगी। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे लू को कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाए। जिस पर लुइन कहने लगी, आंटी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपकी बेटी के लिए मैं ऐसा पार्टनर ढूंढूंगी जिसे देखते ही आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और ये सुनते ही मॉम सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी लुइन वहाँ पर उन्हीं दो लड़कों को बुलाती है जिसे उसके लिए आंटी ने बुलवाया था। लेकिन उन्हें देखते ही आंटी का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया और वो कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी प्यारी लू की शादी इस तरह के पिक से करूंगी? जिस पर लुइन कहने लगी, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा मैच है, देखे ना ये लड़के कितने खानदानी और जागीरदार हैं और मुझे लगता है आंटी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाकर आप सारी जिंदगी शायद लू को सिंगल रखना चाहती हैं।
लेकिन अब आंटी गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगी, तुम मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो, कितनी प्यारी बेटी है मेरी, और तुम्हें लगता है कि मैं उस जैसे इंसान से इसकी शादी कराऊंगी। देखो किस कदर इलिटरेट और पेंडू लड़के हैं। जिसके जवाब में लुईन कहने लगी, अगर लू को देखा जाए तो ये भी एक इलिटरेट और पेंडू लड़की है। मुझे लगता है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और जाहिर है जिस तरह की लड़की है हमें उसके लिए उसी तरह का मैच ढूंढना चाहिए। तभी आंटी कहने लगी, ऐसे लगता है जैसे अब तुम मेरी बेटी की शादी इन्हीं दो में से किसी एक से करा कर ही रहोगी। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है।